पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये जो जंग अब यूरोप में छिड़ गई है, रूस और यूरोप की जो जंग है, ये जंग एटमी जंग होगी। इस जंग में एटम बॉम्ब चलेगा, इस जंग में तबाही होगी, इस जंग में हलाकतें होंगी, लोग मरेंगे। आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मुमकिन तौर पे जो एटम बॉम्ब चलेगा उससे एक एटम बॉम्ब के चलने से किस इलाके में कितने लोग मरेंगे, वो कौन कौन से एटम, उनकी किस्में होती है, एटॉमिक बॉम्ब की भी किस्में होती हैं, उसकी रेंज कितनी होगी, वो किस किस इलाके को अपनी लपेट में लेगी। और अगर यूरोप में बॉम्ब चलता है तो इन खित्तों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो साउथ का इलाका है पूरे का पूरा, या मशरक़ वस्ता, यहाँ पर इसके क्या असरात होंगे, क्या यहाँ पे कहत साली होगी, क्या यहाँ पे बारिशें होना बंद हो जाएंगी, क्या क्या इसके नताइज क्या होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरें भी हैं मेरे पास। इस वक्त शाम के अंदर एक घमसान की जंग चल रही है और शाम के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जो बागियों ने फतह कर लिए हैं। दो इलाके जो है ऐसे हैं जो बागियों ने फतह कर लिए हैं। इसका मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा नाजरीन। अमरीकी जरीदा है न्यूज वीक, उसने बताया है, और उसके एक एटमी टेक्नोलॉजी के एक मौरख है, हिस्टोरियन है, उनका नाम है प्रोफेसर एलेक्स वेलेस्टिन। उन्होंने नक्शों की मदद से बाकायदा तौर पे रूस, चीन और शिमाली कोरिया के दारुल-हुकूमतों पर अगर एटम बॉम्ब गिरता है, जिसके चांसेस हैं कि वो गिर सकता है क्योंकि यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को सबक सिखाना चाहते हैं, तो उससे क्या नुकसान और कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अब तक अमेरिका का सबसे जो मोहलिक हथियार है वो है B-83 यानी B-83। इस एटम बॉम्ब का नाम है B-83। इसके जो धमाका है उसके जो असरात हैं वो 3 दायरों पर मुहित होंगे नाजरीन। इस धमाके के असरात किस तरह बताता हूं मैं आपको नाजरीन। होगा ये कि पहले दायरे की शिद्दत से 1.59 मुरब्बा मील तक आग फैल सकती है। 1.59 मुरब्बा मील तक आग, सिर्फ आग की बात है। एक क्लाउड, धुएं का बादल और आग का बादल होगा। अच्छा, जबकि धमाके से 67.7 मुरब्बा मील तक रिहायशी इमारतें तबाह हो जाएंगी और मुमकिन तौर पर आग फैल जाएगी। इसी धमाके के दूसरे दायरे का असर 211 मुरब्बा मील तक होगा। देखिए, धमाके का एक दायरा है, फिर दूसरा दायरा है, फिर तीसरा दायरा है, वो फैलता जाएगा। अब बात हो रही है दूसरे दायरे की, सुनिएगा। धमाके के दूसरे दायरे का असर 211 मुरब्बा मील तक होगा, जिससे मुतासर होने वाले अफराद को झुलसने का खतरा होगा, इनके आसाब तबाह हो सकते हैं। जबकि तीसरे दर्जे की शिद्दत 235 मुरब्बा मील तक महसूस होगी। दूसरे की 211 थी, इसकी 235 तक। इस इलाके में घरों के शीशे टूट सकते हैं और लोग मामूली जख्मी हो सकते हैं। न्यूज वीक ने तीनों शहरों की आबादी और रकबे का जायजा लेते हुए बताया है कि शिमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग पर अगर मुमकिन एटमी, देखिए ये क्यों होगा, रूस की मदद कर रहा है शिमाली कोरिया, और यूरोप ने थ्रेट किया है शिमाली कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को, कि तुम पर भी हमला होगा। तो अगर प्योंगयांग पर हमला होता है तो उस एटमी हमले में 13,27,820 अफराद हलाक हो सकते हैं, जबकि 11,05,660 जख्मी हो सकते हैं। इसी तरह अमेरिका अगर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर हमला करता है तो इससे 13,74,840 अफराद हलाक, जबकि 37,47,220 अफराद के जख्मी होने का खदशा है। न्यूज वीक के जायजे के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत पर अमरीकी एटमी हमले से 15,48,460 अफराद हलाक, जबकि 33,32,190 अफराद जख्मी हो सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है और यहाँ पे किया क्या गया है आपको अब समझ आई कि शाम में क्या हो रहा है। नाज़रीन, शाम में ये हो रहा है कि शाम को एक बैटल ग्राउंड बनाया गया है ताकि रूस को एंगेज करके वहां मसरूफ किया जा सके। देखो हुआ क्या, शाम में तो रूस भी एंगेज था, बहुत अरसे थे, 2011 से एंगेज है रूस, और 2011 से रूस शाम में बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। अब रूस जो है ऊपर यूक्रेन में बिजी है और रूस को अब तबाही का सामना है। मतलब रूस तबाह हो नहीं सकता, लेकिन रूस की तबाही का पूरा प्लान बना लिया गया है। अब कोशिश ये की गई है कि इतनी रूस के साथ इतनी मुश्किल पैदा कर दी जाए कि शाम के अंदर रूस एंगेज हो, यूक्रेन में कमजोर हो, या फिर यूक्रेन में एंगेज है तो शाम में कमजोर हो, यानी किसी एक जगह रूस को हार का सामना करना पड़े। अब मेरे पास नाज़रीन खबर यह है
کہ روسی طیارے شام کے اندر باغیوں کے ٹھکانوں پہ بمباری کر رہے ہیں، مگر وہ بمباری کافی نہیں ہے کیونکہ روس اپنی ساری کی ساری طاقت شام میں نہیں لگا سکتا۔ روس کی اپنا وجود جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہوا ہے۔ تحریر الشام نامی جو ہے ایک جماعت ہے، یہ پہلے القاعدہ سے منسلک تھی، بعد میں القاعدہ سے علیحدہ ہو گئی۔ دولت اسلامیہ کا جو سابق سربراہ ہے ابو بکر البغدادی، وہ بھی اس کا لیڈر رہ چکا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے وہ شام کے 2 بڑے شہروں کے اوپر ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، ایک ہے ادلب اور ایک ہے حلب، اور یہ ادلب صوبہ ہے، اس کا شہر ہے حلب، اور حمادہ، یہ 2 جو بڑے شہر ہیں حلب اور حمادہ، یہاں پہ باغیوں کا قبضہ شام پر ہو چکا ہوا ہے۔ اور یاد رہے دوستو، اس کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے اور ان باغیوں کی مدد کرنے والا ترکی بھی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بارہا کہا آپ کو کہ ترکی نے مسلم امہ کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس سے پہلے یہ وہ ملک ہے جس نے اسرائیل پر ایک گولی تک نہیں چلائی، اور یہاں پہ وہ شام کے اندر باغیوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ بشار الاسد کی حکومت کو گرایا جا سکے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اچھا، اس کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن امریکہ نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوستو، اگلی خبر میرے پاس یہ ہے ناظرین کہ حزب اللہ کے ساتھ بھلے ہی سیز فائر تو ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ کر چکا ہوا ہے، جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بھی اسرائیل نے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، سینکڑوں لوگ مارے ہیں، انہوں نے لبنان پہ بمباری جاری رکھی ہے۔ لبنان نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ لبنان پلٹ کر وار کرے گا۔ یہ کیا ہی اسی لیا گیا ہے کہ سیز فائر کیا جائے، شام کے اندر اسرائیل باغیوں کی مدد کرے تاکہ ایران کا رسہ روکا جائے، اور پھر پلٹ کے دوبارہ حزب اللہ پہ وار کیا جائے۔ اس اسٹریٹجی کو ایران سمجھ گیا ہوا تھا۔ ایران نے اپنا اور چینل کھول لیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مصر کے عام لوگ ہیں وہ ایرانیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کے اندر اسلحہ جو ہے وہ گھسا رہے ہیں تاکہ وہ حماس تک پہنچ جائے۔ تو صورتحال دوستو یہ ہے کہ حزب اللہ اب پلٹ کر واپس جواب دینے والی ہے، اور حزب اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوا چاہتا ہے، واپسی جنگ شروع ہو چکی ہوئی۔ اس طرح کی مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔